हेलो एंड वेलकम टू स्टिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज देख रहे हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक डिजीजेज इन कैटल। कैटल सबको पता है, अभी तक समझ में आ चुका है, और डिजीज तो सबको पता ही है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। अगर हम चाहते हैं कि हम एनिमल से अच्छी वर्क एफिशिएंसी और अच्छे अमाउंट ऑफ यील्ड लेते रहें, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनकी अच्छी हेल्थ को भी इंश्योर करें। और यहीं आता है एनिमल हस्बेंड्री का ये डिजीज़ रिलेटेड पार्ट, जहाँ पे हम देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से एनिमल्स को डिजीज़ से प्रोटेक्ट किया जा सकता है और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सकता है। हर तरह की डिजीज़, चाहे वो एनिमल में हो या फिर ह्यूमंस में हो, वो अपने सिम्टम शो करती है। सिम्टम मतलब बॉडी साइंस कन्वे करती है कि कुछ तो मेल फंक्शन है बॉडी में जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। बट डिजीज़ के सिम्टम पे जाने से पहले हम कुछ रेगुलर कैटल के सिम्टम देख लेते हैं। मतलब अगर कोई कैटल नॉर्मल कंडीशन में है तो क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पहला, रेगुलर फीडिंग, वो ढंग से फीड करेंगे खाने पे। नॉर्मल पोस्चर, नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर विच इज़ अराउंड 38.3 डिग्री सेल्सियस इन काउज एंड 37.2 से लेकर के 38.2 डिग्री सेल्सियस इन बफेलोज। फोर्थ, नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन विच इज़ 15 to 30 times per minute in cows and 16 to 18 times per minute in buffaloes, and नॉर्मल पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है कि किसी भी एनिमल का हार्ट बेसिकली 1 मिनट में कितनी बार ब्लड को पंप कर रहा है, या फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से कितनी बार 1 मिनट में होके जा रहा है। तो काउज में ये होता है अराउंड 40 to 60 टाइम्स पर मिनट, और बफेलोज में होता है अराउंड 40 to 45 टाइम्स पर मिनट। सो ये हो गए सिम्टम, एक नॉर्मल रेगुलर कैटल किस तरीके से दिखती है। इसके बाद आता है अगर कैटल में डिजीज़ है तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगी। तो पहला पॉइंट आता है द कैटल स्टार्ट्स टू लुक टायर्ड, आइसोलेटेड एंड वीक। बेसिकली वो इनएक्टिव हो जाते हैं, थके हुए रहते हैं और खुद को अपने झुंड से अलग कर लेते हैं। सेकंड चीज़, उनकी फीडिंग पे इफेक्ट आता है, मतलब वो ढंग से खाना ही नहीं खाते या फिर बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं। ऑल्सो उनके माउथ में एक्सेसिव सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा का बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड चीज़, उनकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है जिसकी वजह से वो ढंग से खड़े नहीं हो पाते, मूव नहीं कर पाते, और दे स्टार्ट टू लिम्प, मतलब वो शेक करने लगते हैं। फोर्थ, उनकी आंखों में रेड कलर देखने को मिलता है, मतलब जो भी इल एनिमल्स होते हैं अनहेल्दी, उनकी आंखों में रेड कलर आ जाता है। नेक्स्ट, जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, मतलब उनकी नोज के आगे के जो 2 होल्स होते हैं उनके अंदर से वाटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, पानी रिलीज होने लगता है। नेक्स्ट, इनके लिप्स और ईयर्स जो होते हैं दे ड्रूप डाउन का मतलब वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं, ईयर्स एंड लिप्स। नेक्स्ट, जब भी कोई डिजीज होती है तो जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम भी ढंग से काम करना बंद कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, उनको लूज मोशन हो जाते हैं, मतलब दे एक्सक्रीट लूज डंग, एंड वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व चेंज ऑफ कलर इन देयर यूरिन। एंड लास्ट पॉइंट, दे ऑल्सो स्टार्ट्स टू रन हाई टेम्परेचर एंड दे में शिवर, मतलब उनका फीवर आने लगता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और कप आने लगते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। तो 3 टाइप की डिजीज होती हैं जो कि कैटल को अफेक्ट करती है। पहला पैरासिटिक डिजीज, सेकंड इन्फेक्शियस डिजीज एंड थर्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। पैरासिटिक डिजीज होती हैं पैरासाइट्स की वजह से। अब जिन लोगों को पैरासाइट नहीं पता वो लोग ध्यान से समझ लें। सपोज 2 ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी। जो बी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी नीड्स के लिए, चाहे फूड हो या न्यूट्रिएंट हो, कुछ भी हो, उसके लिए वो ऑर्गेनिज्म ए की बॉडी पे जाता है, चाहे एक्सटर्नली या फिर इंटरनली, और उनकी बॉडी पे फीड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये बी ऑर्गेनिज्म जो है ये ए बॉडी के ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा तो उठा रहा है, उसको हार्म भी कर रहा है, लेकिन उसको किल नहीं करता। तो इस टाइप के एसोसिएशन को बोला जाता है पैरासिटिक एसोसिएशन। इसमें जिस ऑर्गेनिज्म पे फीड किया जा रहा है दैट इज़ नोन एज होस्ट, और जो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है दैट इज़ नोन एज पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिरों में जो जुएँ होती हैं वो हमारी बॉडी पे पैरासाइट्स की तरह रहती हैं, जो कि हमारे स्किन को डैमेज भी करती हैं, अपना न्यूट्रिएंट भी लेती हैं, लेकिन किल नहीं करती हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट में भी पैरासाइट होते हैं, एनिमल्स में भी पैरासाइट होते हैं। तो जब पैरासाइट डिजीज कॉज करते हैं तो उन्हें बोला जाता है पैरासिटिक डिसऑर्डर्स। 2 टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के बाहर रहते हैं। तो कैटल के केस में क्या क्या हो गए, टिक्स, फ्लीज, लाइस, माइट्स एटसेट्रा। सबकी फोटोज तुम लोगों को सामने स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तुम लोग आराम से देख सकते हो पॉज करके। तो ये हो गए एक्टोपैरासाइट जो कि स्किन के ऊपर रहते हैं। ऑल्सो बफेलो में एनीमिया नाम की डिजीज हो जाती है जिसका कारण होता है बफेलो लीच। लीच सबको पता होगा, जोंक जो होती है जो कि ब्लड सक करके बाहर निकाल लेती है, तो उसकी वजह से बफेलो में एनीमिया नाम की डिसऑर्डर होती है। नेक्स्ट आते हैं एंडोपैरासाइट। पैरासिटिक डिसऑर्डर में ही वो पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं। इसमें कौन कौन से पैरासाइट्स आते हैं,
कुछ पैरासाइट होते हैं जो कि इंटेस्टाइन मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। फॉर एग्जांपल एस्केरिस यूटिल्योरम, ये इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाला एक वॉर्म है, कीड़ा जैसा है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है और डिजीज़ कॉज करता है। एक और है फैसियोला हेपेटिका या फिर फैसियोला जैगेंटिका। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो पैरासाइट्स हैं, ये कैटल के लीवर के अंदर रह के उसको डैमेज करते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स के, और वो किस तरीके से कैटल को हार्म करते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्फेक्शियस डिजीज़। ये वो टाइप की डिजीज़ होती हैं जो कि पैथोजन कॉज करते हैं। पैथोजन मतलब कोई भी ऐसा एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म जो कि जानवर को डिजीज कॉज कर रहा है। तो पैरासाइट्स को भी पैथोजन एक तरीके से कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन पैथोजन जनरली बहुत छोटे छोटे होते हैं, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पैथोजन में क्या क्या आ गया? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और अलग अलग टाइप के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कंस्टिट्यूट पैथोजन्स। इन्फेक्शियस डिजीज एक कैटल से दूसरे कैटल में भी हो सकती है और कई बार कैटल से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो जाती है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं कैटल की इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के, दोज आर माउथ एंड फुट डिजीजेस, काउपॉक्स, रिंडरपेस्ट, साल्मोनेलोसिस, ब्लैक क्वार्टर, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया एटसेट्रा। ये सारे नाम मैंने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। इनकी फोटोज अगर ज़्यादा ग्राफिक होंगी तो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, आप लोग जाके गूगल कर सकते हो कि कौन सी डिजीज किस तरीके से दिखती है। और इसके साथ अगर आपको इंडिविजुअली देखना है कि फंगस कौन कौन सी डिजीज कॉज करती है, वायरस कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, तो उसके लिए मैंने वीडियो में एक फ्रेम लगा रखा है, आप लोग पॉज करके देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो अगर किसी को चाहिए तो इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आता है हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इनके ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं देखेंगे, लेकिन इनके बारे में जो समझना है वो ये है कि ये उस टाइप की डिजीज़ होती हैं जो कि एक कैटल से दूसरे कैटल में नहीं जाती हैं, क्योंकि नाम में लिखा हुआ है नॉन इन्फेक्शियस, और ये किसी पैथोजन की वजह से कभी नहीं होती। इनका जनरली रीज़न जो होता है वो होता है किसी तरह की डेफिशिएंसी या फिर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होना। ठीक है, सपोज किसी एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में, तो वो डिजीज सिर्फ उसी कैटल को होगी जिसके अंदर डेफिशिएंसी है। वो दूसरे कैटल में वो डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी अगर उसके पास में वो वाला न्यूट्रिएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हो गई यहाँ पे 3 टाइप की डिजीजेस। इसके बाद अपने को देखना है कि किस तरीके से हम इन डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है कि जिस शेल्टर में एनिमल्स को रखा जा रहा है वो स्पेशियस हो, हाइजीनिक हो, ड्राई हो, क्लीन हो, एयरी हो। ठीक है, एनिमल्स को जिस शेल्टर में रखा जा रहा है वहाँ पे अच्छे अमाउंट में सनलाइट आती रहे, और वी शुड ऑल्सो टेक केयर कि जिस शेल्टर में एनिमल्स को रख रहे हैं वहाँ पे अच्छे अमाउंट में हाइजीनिक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमने एनिमल्स को प्रोवाइड कर रखा है ताकि ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैलें। उनके हाइजीन का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑल्सो जो भी फीड हम प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को, उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये ऐसा फीड हो जिसमें हर टाइप का एसेंशियल न्यूट्रिएंट एनिमल्स तक पहुँचे, ताकि एक तो उनको कोई डेफिशिएंसी सिंड्रोम ना हो, मतलब किसी चीज़ की कमी से कोई बीमारी ना हो, और अगर कोई बीमारी होती भी है तो उसमें इतने इनफ न्यूट्रिएंट्स हों कि एनिमल अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को यूज़ करके उस डिजीज़ से फाइट करने में केपेबल हो। इसके बाद आता है जिस शेल्टर में एनिमल्स को रखा गया है वहाँ पे हमें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि पैथोजन या फिर पैरासाइट्स कम से कम इन्फेक्शन कॉज कर पाएँ, वो ग्रो ही ना हो पाएँ। ठीक है, तो हम क्लीनलीनेस और बाकी चीज़ें इस तरीके से मेंटेन करें कि जितने भी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े वगैरह हैं, वो वहाँ पे कम से कम आ सकें और ग्रो कर सकें। उसके बाद अगर एनिमल्स एक्टोपैरासाइट से अफेक्टेड भी हैं तो हम उनकी स्किन के ऊपर इंसेक्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं, बट इन डाइल्यूट फॉर्म, क्योंकि इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो हम उसको पानी में डाइल्यूट करके काउस की या फिर कैटल की स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे एक्टोपैरासाइट मर जाएंगे और हमारी कैटल को डिजीज कॉज नहीं करवा पाएंगे। इसके बाद हमें अपनी कैटल को वैक्सीनेटेड रखना चाहिए ताकि बहुत सारी डिजीजेस से वो ऑलरेडी उनकी बॉडी में लड़ने की इम्यूनिटी बनी रहे। एंड अगर कोई डिजीज होती भी है तो हमें अनहेल्दी एनिमल को सेपरेट कर देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए फ्रॉम द हर्ड, ताकि जितने भी हेल्दी एनिमल्स हैं उनको इन्फेक्शन ना हो। और इसके बाद भी, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर कोई डिजीज़ नहीं जाती है, सिम्टम्स नहीं जाते हैं, तो हमें वेटरनरी सर्विस से हेल्प सीक करनी चाहिए। वेटरनरी सर्विस मतलब वो डॉक्टर जो कि जानवरों की डिजीज़ ट्रीट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मेरे को कर लो फॉलो इंस्टाग्राम पे। मिलता हूँ मैं तुम लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।